नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय रामानंद मंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नासिरा शर्मा और उनकी कहानी सरहद के इस पार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासिरा शर्मा का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और सरहद के इस पार कहानी का मूल कथानक क्या है और कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, और नासिरा शर्मा का कहानी साहित्य उसके ऊपर एक दृष्टि हम डालेंगे। सबसे पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं नासिरा शर्मा का जीवन परिचय। नासिरा शर्मा हिंदी की प्रमुख लेखिका है। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया और वर्ष 2019 का व्यास सम्मान इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए भी इन्हें दिया गया। नासिरा शर्मा का जन्म इलाहाबाद के एक शहर में हुआ सन 1948 ईस्वी में और उन्होंने फारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी व पश्तो भाषाओं पर इनकी गहरी पकड़ है। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व संस्कृति विषयों की विशेषज्ञ है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान व भारत के राजनीतिज्ञों तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किए जो बहुत ही चर्चित हुए और इनके साक्षात्कार से समाज के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। युद्धबंदियों पर जर्मन और फ्रेंच दूरदर्शन के लिए बनी फिल्म में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और नासिरा शर्मा के अब तक 10 उपन्यास, 6 कहानी संकलन, 3 लेख संकलन, 7 पुस्तकों के फारसी से अनुवाद, शायरी का पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक तथा क्षितिज पार के नाम से राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया। जहां फंवारे लहू रोते हैं के नाम से रिपोर्टाजों का एक संग्रह प्रकाशित है। इनकी कहानियों पर अब तक वापसी, सरजमीन और सालमली के नाम से 3 टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। माँ, तड़फ, आया बसंत, सखी, काली मोहनी, श्यामल का दरख्त तथा बावली नामक दूरदर्शन के लिए 6 फिल्मों का भी निर्माण हुआ। अब इनके उपन्यासों पर एक हम संक्षेप में नज़र डाल लेते हैं। इनके प्रमुख जो उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, पारिजात जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अजनबी, जंजीरा, कागज की नाव। पुरस्कार और सम्मान पर भी हम नज़र डालते हैं कि 2008 में अपने उपन्यास कुइयाँ जान के लिए यूके कथा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया और वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया और नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव पर भी प्रदान किया गया। यानी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से नासिरा की कहानियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इन पर प्रेमचंद, मंटो, तबस्सुम आदि का भी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं इनकी कहानी, नासिरा शर्मा की कहानी जो अपनी पाठ्य पुस्तक में सरहद के इस पार। कहानी का कथानक क्या है, कहानी का मूल भाव क्या है। इससे पहले हम नासिरा शर्मा के कहानी साहित्य पर एक दृष्टि डालते हैं। एक साहित्यकार के रूप में साहित्य जगत में नासिरा शर्मा का आगमन कहानी के द्वारा हुआ। कहानी साहित्य में नासिरा शर्मा की कलम समय के साथ चलती ही रही है। इनकी महत्वपूर्ण कहानियों में सूक्ष्म अवलोकन, प्रभावी विचार, सशक्त भाषा और उनकी प्रतिभा विशेष रूप से पाई जाती रही है। आज तक इनके 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें पत्थर गली, संसहार है, इब्ने मरियम है, शामी कागज है, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी और दूसरा ताजमहल आदि। शीर्ष कहानियाँ। नासिरा शर्मा का वह कहानी संकलन है जिसमें इनकी चुनी हुई कहानियाँ पुनः प्रकाशित, पुनः मुद्रित हुई है। नासिरा शर्मा ने अपनी कहानियों में
हम कह सकते हैं कि मुस्लिम जीवन के यथार्थ को वो उसके अनेक पक्षों के साथ प्रस्तुत किया। यानी इनकी कहानियों में हमने मुस्लिम जीवन का जो यथार्थ है उसको अनेक पक्षों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। परंतु उनके अनुभव विशेष क्षेत्र हैं मुस्लिम परिवार में नारी की नीति और उसका अमानवीय शोषण। लेकिन फिर भी उसी में उनका विशेष क्षेत्र कौन सा रहा है, यानी नासिरा शर्मा ने अपनी कहानियों में मुस्लिम जीवन के यथार्थ को चित्रित तो किया ही किया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुस्लिम जो परिवार है, मुस्लिम समाज, उनमें जो स्त्रियों की स्थिति है उनका बड़ा ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। और इनकी कहानियाँ वास्तव में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का दर्पण कही जा सकती है। जो शीर्ष कहानियाँ, इनका जो कहानी संकलन है, इनमें जो पुनः मुद्रित इनकी जो कहानियाँ हैं वे मुस्लिम समाज का दर्पण है। नासिरा शर्मा की तालीम फारसी में हुई और दीर्घकाल तक वे ईरान में भी रही हैं, और इसी कारण उनकी कहानियों में ईरानी जीवन की झलकियाँ भी दिखाई देती है। निश्चय ही आपकी कहा हम कह सकते हैं कि इनकी कहानियों में मानव मन को उद्वेलित करने का सामर्थ्य अवश्य है। ईरानी जीवन से संबंधित कहानियों में परिवेश कहानी पर वह हावी नहीं हो रहा है। इसी कारण ईरानी परिवेश से संबंधित कहानियाँ सार्वभौमिक स्वरूप प्राप्त कर सके। वास्तव में इनकी कहानियाँ इस तरह की कहानियाँ लिखना हर किसी के बूते की बात नहीं है, और नासिरा शर्मा ने इस प्रकार की कहानियाँ लिख कर हिंदी कथा साहित्य के फलक को और अधिक व्यापक बनाया है। नासिरा शर्मा का विश्वास भी है कि वे सिर्फ मानव का अवलोकन करती है, और जहाँ जीवन की संपूर्ण गरिमा दिखाई देती है वहाँ कहानी का जन्म हो जाता है। इनकी कहानियों में समाज में व्याप्त कुप्रथाएं, अंधविश्वास, अन्याय, नारी शोषण एवं आडंबर में निहित खोखलेपन को प्रकट कर जीवन के यथार्थ से ही परिचित कराती है। उनकी कहानियों में कभी कभी नग्न यथार्थ का वर्णन खुलकर चित्रित अवश्य दिखाई देता है, परंतु नग्न यथार्थ प्रस्तुत करने के मूल में उनका उस प्रकार के समाज के प्रति आक्रोश ही अभिव्यक्त होता नजर आता है। नारी जीवन को इन्होंने सूक्ष्म पूर्वक देखा, परखा और फिर चित्रित किया है। इनकी कहानियों में भिन्न भिन्न समाज के पात्र चित्रित होते दिखाई देते हैं। बावजूद इसके वह चित्रित समाज और पात्र जाने भाने ही दिखाई देते हैं। पुरुष वर्ग की शोषित वृत्ति नारी को भोग्य समझती है, इसमें भी लेखिका प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है। कुछ इनकी कहानियों में भिन्न भिन्न समाज वर्गों के पात्र है, परंतु वे इस रूप में प्रस्तुत हैं कि वे पात्र जाने पहचाने प्रतीत होते हैं। उनकी कुछ एक कहानियाँ भी है वे दुर्बोध जान पड़ती है। फलस्वरूप सामान्य पाठक उस कहानी के मर्म को पकड़ भी नहीं पाता है, परंतु यदि पाठक उस कहानी के मर्म को जान लें तो कहानी के तादात्म्य में स्थापित कर केंद्रीय पात्र की पीड़ा को अपना समझने लगता है। यानी स्वयं पाठक अगर उनकी कहानियों को समझ भी लेता है तो ऐसा लगता है कि उस कहानी का जो केंद्रीय पात्र है, जो मूल पात्र है, वह स्वयं है, अगर पाठक उस कहानी के मर्म को जान लेता है। नासिरा शर्मा का दृष्टिकोण नूतन है, लेकिन उन पुराने संस्कारों को भी छोड़ना नहीं चाहती जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। यानी नासिरा शर्मा, हम कह सकते हैं कि नासिरा शर्मा के जो संदर्भ है, नासिरा शर्मा का जो दृष्टिकोण है सदैव और सदैव नया है, लेकिन वह उन पारंपरिक या उन पुराने संस्कारों को भी नहीं छोड़ना चाहती जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। और पाठक उनकी कहानियां पढ़कर अपने ही समाज की विद्रूपता एवं सच्चाई पर तिलमिला भी उठता है। नासिरा शर्मा की कहानियाँ अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज व नारी पर केंद्रित है। उनकी कहानियों की कथा वस्तु से तथा उनके बहाने चित्रित जीवन परिवेश व समस्या को जानने का भी प्रयास है उन्होंने किया है। अब हमारे पाठ्यक्रम में कहानी है सरहद के इस पार, और हम पढ़ते हैं कि सरहद के इस पार कहानी का मूल कथानक क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है और कहानी का मूल कथानक है क्या है। हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी लग रही है इनकी वो है सरहद के इस पार, और वह है सांप्रदायिकता पर आधारित है। और इस कहानी में हिंदू मुस्लिम फसाद की स्थितियों के बीच एक ऐसे मुस्लिम पढ़े लिखे युवक की कहानी प्रस्तुत की गई है जो सुरैया नामक युवती से प्यार करता है और फसाद के विषाक्त वातावरण में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त भी रखता है। यानी और वह मुस्लिम युवक एमए उत्तीर्ण भी कर चुका है और वह बेरोजगार है, परंतु जब दोनों का संबंध
तय करने की बात आती है, तब सुरैया के घर वाले कहते हैं कि सैयद की लड़की शेखों के घर में नहीं जाएगी। यानी जो कहानी का मुख्य पात्र है रेहान और सुरैया। सुरैया है तो रेहान शेख है, और जो लड़की है वह सैयदा है। तब सुरैया के घर वाले कहते हैं कि सैयद की लड़की शेखों के घर नहीं जाएगी। और फिर वह रेहान 2 वर्ष से भी बेरोजगार भी है। नकार की इस हकीकत को बहुत दिनों तक रेहान नहीं जानता, परंतु ज्यों ही सुरैया की मंगनी हो जाने की बात वह जान लेता है तो वह संत्रस्त हो उठता है। फसाद का माहौल भी है, शहर में तनाव है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके मन में एक व्यक्ति का जुमला चुभ रहा है कि रहते हैं हिंदुस्तान में मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान की। उसमें राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी है रेहान में, और उसे इस फब्दी से बड़ी वेदना होती है। यानी किसी अन्य संप्रदाय के द्वारा यह कह दिया जाता है कि रहते हिंदुस्तान में हैं और मगर सपने देखते हैं पाकिस्तान के, और जबकि रेहान राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और जब इस पर वह यह फब्दी कसते हैं तो वह चिल्लाकर कहता है, यह मेरा वतन है, मेरा वतन है, देखता हूँ कौन मुझे जीने से रोकता है, हिम्मत है तो आओ निकलो, एक एक के सर फोड़ूंगा, ये रेहान कहता है। और दूसरी ओर से सुरैया की मंगनी पाकिस्तान में रहने वाली प्रोफेसर के साथ हो जाती है, और जिससे रेहान पागल हो जाता है। भेद बुद्धि को विकसित करने वाली हर चीज को वह गाली देने लगता है। बेकारी, प्रेम में नाकामी और बेवफाई रेहान को पागल सा कर देते हैं। रेहान पागलपन में छत पर चढ़कर खफरेल गिराता है, और उसके अंतस चेतना में हिंदू मुस्लिमों के विषय में जो भाव पैदा कर होते हैं उसके कारण वह हिंदुओं को गाली देने लगता है। वह कहता है, मारो मारो कातिलों को, मेरे कातिलों को, ये सब नामर्द अंदर बैठे हैं, कोई नहीं बाहर निकलता, यह मेरा वतन है, मेरा वतन, देखता हूँ कौन मुझे जीने से रोकता है, हिम्मत है तो आओ निकलो, एक एक का सर फोड़ूंगा। और यह भी कहता है कि फिर और कहने लगता है, चिल्लाने लगता है, मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। साले कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो उनसे तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं। मेरे बाप दादा इसी धरती के आगोश में गड़े हैं, सबूत चाहिए तो जाकर देखो, हमारे कब्रिस्तान सबके सब मौजूद है वहाँ। खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है, आखिर कहें भी क्या, मारो सब कातिलों को, मारो खून की नदियां बहा दो, मार मार मार। ये रेहान कहने लगता है और चिल्लाने लगता है, वह संत्रस्त हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। इन वक्तव्यों में नौकरी न होने का दर्द भी है, मुस्लिमों को प्रति हिंदुओं का शक का नजरिया और उससे उत्पन्न वेदना, इस धरती से प्यार, सब कुछ को वह गिने चुने शब्दों में व्यक्त कर देता है। पागलपन के दौर से बाहर निकलकर स्वस्थ मन स्थिति में मुसलमान युवकों द्वारा फसाद में पकड़ी गई राम खिलावन की लड़की को अपने धर्म वालों से भी वह बचाता है। यानी हिंदू लड़की को वह मुस्लिम युवकों से बचाता है, और उसे बचाने के लिए वह उनसे लड़ भी पड़ता है। कर्फ्यू की स्थिति में अपनी जान पर खेलकर वह उस लड़की को उसके घर भी पहुंचा आता है। बाद में उन्हीं बदमाशों के द्वारा, यानी मुस्लिम जो लड़के उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार इस कहानी में पढ़े लिखे एक संवेदनशील युवक की भाव स्थितियों का एक प्रभावी अंकन नासिरा शर्मा ने किया है। अब ये कहानी का था मूल कथानक, और इस कहानी की विषय वस्तु के बारे में हम जानते हैं कि केंद्रीय भाव क्या है। यानी सरहद के पार नासिरा शर्मा की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें एक ओर वे भारत की सांप्रदायिक समस्या की जड़ों को तलाशने का प्रयास करती है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत मोहब्बत की गहराई को भी वह उकेरती है। रेहान सुरैया से प्यार करता है, किंतु सुरैया उसे छोड़ किसी और से शादी कर लेती है। रेहान इस गम को भुला नहीं पाता, किंतु गली के सांप्रदायिक तनाव को भी वह सह नहीं पाता। वह दंगों के दौरान एक हिंदू लड़की को मुसलमान लड़कों से बचाता है। वह उस लड़की सरस्वती से राखी बंधवाने भी लगता है। वह सबसे प्यार करता है और सब उसे प्यार करते हैं, किंतु उसकी हत्या कर दी जाती है, शायद उन 3 लड़कों के द्वारा जो मुस्लिम थे। पर लोग यही समझते हैं कि वह सुरैया के विरह का गम सह नहीं पाया। उसी कोई क्यों मारता, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। इसलिए सरहद के इस पार नासिरा शर्मा
की कहानी में, वे नासिर सरमस में भारत में जो सांप्रदायिक समस्या है उसकी जड़ों को तलाशने का उन्होंने इस कहानी में प्रयास किया है। और दूसरी ओर व्यक्तिगत मोहब्बत की गहराई को भी उन्होंने उकेरा है। कल हम अगली कहानी पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।